सो हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट सेकेंड, है ना। ये सेकेंड क्लास होगी प्रैक्टिस सेट की। अब मैंने इसकी फर्स्ट क्लास दे दी है, मतलब इसकी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने 60 क्वेश्चन किए थे। आज हम उसके आगे से देखने वाले हैं। एंड इसके साथ ही साथ आप अगर चाहेंगे ये 6400 MCQs आप ले सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब आपके 3-4 जून के लिए प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। आने वाली वैकेंसी के लिए अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी प्रॉपर तैयारी करना है तो 8000 फैक्ट PDF आप ले सकते हैं। इसमें बहुत मतलब इसमें सारे फैक्ट को मैंने कवर किया है TGT से रिलेटेड। ओके, 4 राइटर हो गया, लिटरेरी टर्म्स वगैरह सब कुछ कवर है। और ये 6000 फैक्ट अगर आप GIC के लिए लेना चाहते हो तो ये आपको मिल जाएगा। LT मेंस अब टाइम नहीं है, बट अगर आप लेना चाहते हो तो 99 में ही है। ये सारी PDF आपको इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके मिल जाएगी। आप व्हाट्सअप करेंगे सारी PDF आपको मिल जाएगी। ओनली व्हाट्सअप करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उस दिन मैंने 60 क्वेश्चन आपको करा दिया था, आज हम 60 से आगे देखेंगे। हर वीडियो में हम क्या करेंगे, 60 क्वेश्चन ही कवर कर लेंगे, तो वही बहुत है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जो फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच करें ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ज़रूर कर दिया करें। तभी ये जानते हैं, ये जो प्रैक्टिस सेशन वाला था ये लाना नहीं था, बट आप लोग की वजह से ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट हुई है। तो आज ये रिवीजन सेकेंड है, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये रिवीजन चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा आपका 3-4 जून, तब तक चलता रहेगा। अगर देखूंगी कि बीच में आपने सपोर्ट करना बंद कर दिया तो मैं भी बंद कर दूँगी फिर। ये इसी वजह से ये आपके सपोर्ट से आया है, तो सपोर्ट अपना बना के रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, व्यूज़ भी शेयर करेंगे तो व्यूज़ भी आएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें करना है मैच लिटरेरी पीरियड्स विद दियर अप्रॉक्सीमेट डेट्स। एक तरफ आपका लिटरेरी पीरियड्स है, एक तरफ उसकी डेट है, वो हमें मैच करनी है। जैसे कि लिस्ट 1 में क्या है, एलिजाबेथन एज है, जैकोबियन एज है, कैरोलिन एज है, अगस्टन एज है। लिस्ट सेकंड में आपको बताना है कि कब से कब तक आपका एलिजाबेथन एज था, कब से कब तक जैकोबियन, कब से कब तक कैरोलिन, इस तरह हमें बताना है। ये सारा रिविज़न है, सब कुछ रिविज़न है। आप खुद देखोगे एग्ज़ाम रेलिवेंट सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे रिवीजन में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एलिजाबेथन एज कब का था। जैसे कि हम बात करते हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर की जो इतिहास है, इतिहास को ना वहाँ के जो राजा रानी हैं उनके शासनकाल के हिसाब से बांटा गया है। जैसे कि एलिजाबेथन एज जब आया तो एलिजाबेथन एज में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, इस एज में ना एलिजाबेथ फर्स्ट थी, और इनका टाइम पीरियड था 1558 से लेके 1600 तक, यानी कि ये इसमें आ गई। और इस समय किसका शासनकाल था, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट का, इसीलिए इसे एलिजाबेथन एज कहा गया। देन उसके बाद जैकोबियन एज आया। जैकोबियन एज में किसका शासनकाल था, राजा जेम्स फर्स्ट का। किसका, राजा जेम्स फर्स्ट का। इनका जो टाइम पीरियड था, यानी कि 1603 में जब एलिजाबेथ की डेथ हो गई, देन उसके बाद जेम्स गद्दी पर आए, और इन्हीं को कहा गया जैकोबियन एज। तो इनका टाइम पीरियड कब था, 1603 से लेके 1625, तो ये आ गए इसमें। देन उसके बाद क्या आता है आपका, देन उसके बाद वो टाइम पीरियड आता है जिसे हम अगस्टन एज कहते हैं, ठीक है। मतलब देन आपका कैरोलिन एज आता है। कैरोलिन एज में आप किसको देखोगे, चार्ल्स फर्स्ट को। इस समय किसका शासनकाल था, चार्ल्स फर्स्ट का, कैरोलिन एज में। तो कैरोलिन एज भी कब आता है, जब जेम्स फर्स्ट के बाद ही कैरोलिन एज आता है। तो ये आपका 1625 से लेके 1649 का, ये आपका हो गया कैरोलिन एज। देन उसके बाद क्या आता है, 18 सेंचुरी की शुरुआत होती है। किसकी, 18, कैरोलिन एज के बाद ना 18 सेंचुरी की शुरुआत हो जाती है। तो 18 सेंचुरी की शुरुआत कब होती है, 1700 से लेके 1745, यानी कि ये जो टाइम पीरियड होता है इसे कहा जाता है अगस्टन एज। इस एज में आपके पॉप है, एज ऑफ पॉप भी कहा जाता है इस एज को। तो अगस्टन एज एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा सकता है। इसे पूछा गया है कि अगस्टन एज कब से कब तक है, तो 1700 से लेके 1745 ये आपका अगस्टन एज है, और इसे ही कहा जाता है 18 सेंचुरी की शुरुआत, अर्ली 18 सेंचुरी। एंड अगस्टन एज में इसे एज ऑफ पॉप भी कहा जाता है। इसमें जोनाथन स्विफ्ट वगैरह, पॉप वगैरह ये सब मिलते हैं। तो यहाँ पे अगस्टन एज आपका हो गया 1700 से लेके 1745। सो यहाँ पे जब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए का थर्ड हो गया, बी का 4 हो गया, सी का सेकेंड हो गया, एंड डी का फर्स्ट हो गया, तो ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। अब एक चीज़ और आपको ध्यान दो यहाँ पे देने की बात है, यहाँ पे मैंने तो ये बता दिया। अब अगस्टन एज को, यानी कि पूरा 1660 से लेके
ठीक है, 1798, ये मैंने हर वीडियो में लगभग जब भी आया इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया है। 1660 से लेके 1798 के बीच ये जो पीरियड था ना, इसे कहा जाता था रेस्टोरेशन पीरियड, या आप बोलो न्यू क्लासिकल पीरियड, न्यू क्लासिसिज्म बोला जा सकता था ना। इस पीरियड को न्यू क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं, रेस्टोरेशन पीरियड भी कहते हैं। अब इस पीरियड को भी 3 सब पीरियड में बांटा गया है, यानी कि 1660 से लेके 1700 ये जो पीरियड था एज ऑफ ड्राइडन का था, एज ऑफ ड्राइडन का था। इस पीरियड में आपको ड्राइडन साहब मिलेंगे, जॉन ड्राइडन। देन उसके बाद 1700 से लेके 1700 से लेके 1745 ये जो एज था अगस्टन एज था, वेरी इंपॉर्टेंट, अगस्टन एज था। इसमें आपको पॉप मिलेंगे, एज ऑफ पॉप भी कहा जाता है इस एज को, पॉप मिलेंगे, जोनाथन स्विफ्ट वगैरह मिलेंगे। देन उसके बाद 1745 से लेके 1798 तक, 98 तक आपको कौन मिलेगा, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, एज ऑफ ट्रांजिशन, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। ये जो पीरियड है ये डॉक्टर जॉनसन का पीरियड है 1798। उसके बाद 1798 से लेके 1801 ये जो पीरियड टाइम पीरियड है ये रोमांटिक की शुरुआत हो जाती है, यानी कि 19वीं सेंचुरी की शुरुआत आपकी हो जाती है रोमांटिक पीरियड की। देन उसके बाद 1801 से लेके आपका चलता है विक्टोरियन एज। ठीक है, तो इस तरह आप ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगस्टन एज का पूछा था, तो ये था टाइम पीरियड, समझ में आया। अब हम बात करेंगे, इसको मैं एरेज कर देती हूँ, 1 सेकेंड, चलो कोई नहीं, रहने दीजिए इसी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका गार्बोडेक, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका गार्बोडेक कंसिडर द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्ड्स वाज रिटन बाय। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो गार्बोडेक है ना उसको फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी मानी जाती है, कंसिडर किया जाता है, और जो किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई। इसी क्वेश्चन में आपको ना 2 क्वेश्चन मतलब 2 फैक्ट मिल गए। एक तो ये कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है लिटरेचर की, तो गार्बोडेक है। दूसरा ये कि गार्बोडेक किस मतलब इसमें कौन सा मीटर फॉर्म यूज़ हुआ है, तो ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। तीसरा याद रखना कि इसको लिखा किसने है, तो थॉमस नॉर्टन एंड शेकविल दोनों ने मिलकर लिखा है इस ट्रेजेडी को। ये इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट ट्रेजेडी है जो कब लिखी गई थी, 1561 में आई थी, ये ध्यान रखना है। ये इंग्लिश लिटरेचर का पहला ऐसा फर्स्ट ऐसी ट्रेजेडी थी, या यूँ बोलो फर्स्ट ऐसा ड्रामा था जिसे ट्रेजेडी की श्रेणी में रखा जाता था, जिसका इसमें देखोगे ना इसका एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक होता है, और इसे ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था। इसे थॉमस नॉर्टन और थॉमस शेकविल नाम के 2 राइटर ने मिलकर लिखा था, और ये पहली बार 1561 में परफॉर्म किया गया था, लिखा गया था, यानी कि पब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, गार्बोडेक का ऑल्टरनेटिव नाम भी है जिसे हम क्या कहते हैं, तो गार्बोडेक को एक और टाइटल के नाम से जाना जाता है, वो टाइटल आपने याद रखना है। इसे फोरेक्स एंड पोरेक्स के नाम से भी जाना जाता है, फोरेक्स एंड पोरेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो गार्बोडेक फोरेक्स एंड पोरेक्स के नाम से जाना जाता है, मतलब इसे गार्बोडेक भी कहते हैं, ऑल्सो टाइटल इसकी फोरेक्स एंड पोरेक्स है। गार्बोडेक में 2 कैरेक्टर ऐसे हैं, एक का नाम फोरेक्स रहता है, एक का नाम पोरेक्स, तो ये पढ़ा है, तो ये ध्यान रखना है, इतना बहुत है इससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज कैटेगराइज एज वन ऑफ शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्लेज। अब इसमें बताना है कि शेक्सपियर के कौन से प्लेज में, शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्लेज है जो प्रॉब्लम प्लेज की कैटेगरी में रखा गया है। तो जैसे मैंने कहा शेक्सपियर के कुछ प्ले को ना जो क्रिटिक हैं, लाइक वो थॉमस बोस, उन्होंने शेक्सपियर के 3 ऐसे प्लेज को क्या कर दिया था, प्रॉब्लम प्ले घोषित कर दिया था। तो क्रिटिक प्रॉब्लम के प्ले कहते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम प्ले क्यों घोषित किया गया, क्योंकि इन प्लेस का जो माहौल होता था ना, जो प्रॉब्लम प्ले होते थे, इनका जो एटमॉस्फेयर होता था वो बहुत सीरियस होता था, और इन्हें ना तो पूरी तरह से कॉमेडी माना जा सकता था, ना ही पूरी तरह से ट्रेजेडी माना जा सकता था। तो वो कौन है, वो आपके मेजर फॉर मेजर हैं, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल है, ठीक है, एंड्स वेल है, और कौन है, ट्रॉयलेस एंड क्रेसिडा है, ये ध्यान रखना है। ये 3 प्ले ऐसे हैं जिसको थॉमस बोस ने प्रॉब्लम प्लेस की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि नहीं पूरी तरह से कॉमेडी है, नहीं पूरी तरह से ट्रेजेडी है ना, तो मेजर फॉर मेजर भी इसी में है, ठीक है, जिसमें न्याय, नैतिकता, मोरालिटी, भ्रष्टाचार जैसे जो भी कॉम्प्लेक्स जो मैटर होते हैं उसकी बात की गई है। चलिए नेक्स्ट वन पे आ जाएंगे, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्टार्ट्स एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन दिस स्टेज, हु स्पीक दिस लाइन। ये लाइन कहता कौन है,
अगर हम बात करें तो इस लाइन की, तो ये लाइन कहता कौन है? देखिए ये लाइन की बात अगर हम करेंगे तो यह लाइन आपके मैकबेथ में आती है, स्पोकन बाय मैकबेथ। इजी क्वेश्चन है। ये शेक्सपियर के फेमस जो ट्रेजेडी है मैकबेथ की, सबसे फेमस डायलॉग है। कब आता है? प्ले के लास्ट में, है ना। प्ले के लास्ट में मतलब एकदम लास्ट में, हम मुझे लगता है कि एक्ट 5 सीन 5 में ही आता है। एक्ट 5 सीन 5 में ये लाइन आती है, जब जो मेन कैरेक्टर होता है मैकबेथ को अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ की मौत की खबर मिलती है। जब वो अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनता है ना, तो बहुत उदास होकर ये लाइनें बोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान का जो जीवन है ना, वो स्टेज है, एक रंगमंच है ना। इंसान का जो जीवन है वो एक स्टेज पर एक छोटे से रोल करने वाले उस कलाकार की तरह है जिसकी कोई खास अहमियत नहीं होती। वैसे इंसान का जीवन भी है, ठीक है। विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर सफर्स फ्रॉम द फैटल फ्लॉ ऑफ ओथेलो सिंड्रोम मॉर्बिड जेलेसी। तो यहाँ पे मैं बताना है शेक्सपियर का कौन सा कैरेक्टर है ओथेलो में जो सिंड्रोम, ओथेलो सिंड्रोम नाम की एक कमजोरी बोल सकते हो, उससे वो सफ़र कर रहा है, पीड़ित है। ओथेलो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अंधी ईर्ष्या। तो ओथेलो सिंड्रोम असल में साइकोलॉजी में एक बीमारी का नाम है ना। जो ये ओथेलो सिंड्रोम है ना, साइकोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो ये एक बीमारी का नाम है। इसमें होता क्या है, इंसान अपने जीवन साथी लाइक पति हो अपनी पत्नी के लिए या पत्नी अपने पति के कैरेक्टर पर बिना किसी पक्के सबूत के शक होने लगता है। और ये नाम शेक्सपियर का जो कैरेक्टर था ओथेलो को ही था, ये बीमारी, है ना। ये नाम जो शेक्सपियर का कैरेक्टर ओथेलो के नाम पर ही रखा गया था। ये क्या करता था? यागो के भड़काने पर अपनी बेगुनाह पत्नी डेस्डिमोना पर क्या करता था? वही काम किया। इन शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस हु चूजेज द लेडन कास्केट। तो शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो लीड का कास्केट था उसको चुनता कौन है? देखिए प्रिंस ऑफ मोरक्को 3 कास्केट होते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। एक गोल्ड का होता है, ठीक है, एक गोल्ड कास्केट होता है और एक सिल्वर कास्केट होता है एंड एक क्या होता है? लेड कास्केट होता है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर एंड लेड कास्केट। तो इसमें सबसे पहले ये जो गोल्ड कास्केट है इसको कौन चूज करता है? तो प्रिंस ऑफ मोरक्को चूज करता है ना। देन प्रिंस ऑफ अरेगन ये सिल्वर कास्केट चुनता है, बेशेनियो ये लेड कास्केट चुनता है और इसी से पोर्शिया की शादी हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। होता क्या, देखिए प्ले में एक वो है कि इस प्ले में एक सुंदर और अमीर पोर्शिया से शादी करने के लिए उसके जो पिता हैं उन्होंने एक कंडीशन रखी थी जिसमें दावेदार को 3 यानी कि 3 कास्केट दिया जाता था, गोल्ड, सिल्वर और लेड मतलब शीशा का। तो ये था कि सही कास्केट चुनना है और उसमें पोर्शिया की तस्वीर रहेगी। तो जो मोरक्को है, जो एरागॉन है, ये दोनों प्रिंस रहते हैं। ये लोग लालच में आकर सोना और चांदी यानी कि गोल्ड और सिल्वर जैसे कास्केट चुनते हैं और हार जाते हैं। जबकि पोर्शिया का जो सच्चा प्रेमी होता है बेशेनियो, वो सादे दिखने वाले, सादा एकदम सिंपल दिखने वाला जो लेड कास्केट होता है उसी को चुनता है और जीत भी जाता है। अब मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट में कि गोल्ड कास्केट जब ये खोलता है उसमें क्या मिलता है, सिल्वर कास्केट में क्या होता है, लेड कास्केट में क्या होता है, आप लोग बताएंगे। What are the name of the 2 narrative poems Shakespeare published before he became a renowned playwright? इसका बताना है कि क्या होगा। वो दोनों नैरेटिव पोएम के बारे में, जो शेक्सपियर की 2 नैरेटिव पोएम्स है ना, उनके बारे में बात करना है ना, ये बताना है। यानी कि एक फेमस प्लेराइट बनने से पहले शेक्सपियर की वो कौन सी नैरेटिव पोएम्स जो पब्लिश हुई थी, यानी कि शेक्सपियर उस समय प्लेराइट नहीं बने थे, बनने से पहले शेक्सपियर की कौन सी वो 2 नैरेटिव पोएम्स थे, लाइक उसमें आए थे 1593 1594 के आसपास। लंदन में क्या हुआ था, प्लेग यानी कि प्लेग महामारी फैलने के कारण क्या हो गया था, थिएटर बंद कर दिए गए थे। और उस खाली समय में शेक्सपियर ने क्या किया, अपनी पेन, अपनी कलम पोइट्री की तरफ मोड़ दी और उन्होंने 2 लंबी पोइट्रीज लिख डाली। और उन्होंने इन पोइट्रीज़ को अपने जो पैट्रन थे साउथहैम्पटन के अर्ल यानी कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट कर दिया। वो दोनों पोइट्रीज थी वेनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज। ये कब आया, 1593 1594 के बीच में, जब लंदन में प्लेग के कारण महामारी यानी कि जो प्लेग था ना उसके फैलने के कारण थिएटर बंद कर दिए गए थे उस समय। तो ये चीज़ें जाननी है। बाकी फिनिक्स एंड टर्टल ये भी शेक्सपियर का है, लवर्स कंप्लेंट ये भी शेक्सपियर का है। ओके चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। विच शेक्सपियरियन प्ले फीचर द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तो शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र है, ठीक है, कौन सा प्ले है जिसमें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र है। यहाँ पे मिडसमर नाइट ड्रीम है, मैरी वॉइस ऑफ विंसर है एंड एज यू लाइक इट है, विंटर्स टेल है।
इस पे आपके हो जाएगी एज यू लाइक इट, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, जंगल में आधा ज़्यादा सीन उसी में घटता है। इन किंग लियर विच ऑफ लियर्स डॉटर ट्रूली लव्स हिम बट रिफ्यूजेड टू फ्लैटर हिम, तो ये तो ईजी क्वेश्चन है, कॉर्डेलिया, है ना। ज़्यादा लियर की कितनी बेटियाँ होती हैं? 3, है ना, गॉनरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। तो जब वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बांटने के लिए अपनी बेटियों से पूछता है कि वो उससे कितना प्यार करती है, तो बड़ी जो बेटी है गॉनरिल और जो रीगन है वो बहुत झूठी और बढ़ा चढ़ाकर तारीफ़ करती है, लेकिन जो सबसे छोटी बेटी होती है कॉर्डेलिया वो सच बोलती है। वो कहती है कि वो अपने पिता से उतना ही प्यार करती है जितना एक बेटी को करना चाहिए, न कम न ज़्यादा। और इसी सच के कारण राजा उसे क्या कर देता है? बैनिश कर देता है इसे। चलिए नेक्स्ट वन पे आ जाएंगे हम। शेक्सपियर द टेम्पेस्ट ऑब्जर्व द क्लासिकल यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। पहला कह रहा है कि शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है इसमें शेक्सपियर ने क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो किया है, लाइक टाइम, प्लेस एंड एक्शन को ध्यान में रखा है। दूसरा कह रहा है कि इट इज़ द ओनली प्ले वेयर शेक्सपियर स्ट्रिक्टली फॉलो द ड्रामेटिक रूल्स लेड डाउन बाय अरिस्टोटल। बताना है दोनों सही है या दोनों में से कोई एक सही है। पहला कह रहा है कि द टेम्पेस्ट में क्या हुआ था कि इस प्ले में ग्रीक जो फिलासफर थे अरिस्टोटल के बनाए गए 3 क्लासिकल यूनिटीज़ थे, एक ही दिन का समय हो, एक ही जगह हो और एक ही कहानी हो, इसका पालन शेक्सपियर ने किया। दूसरा कह रहा है क्योंकि ये शेक्सपियर का इकलौता ऐसा प्ले नहीं है, उनकी और भी कॉमेडीज़ में इन्होंने इन्हीं नियमों का पालन किया है। इट इज़ द ओनली प्ले वेयर शेक्सपियर स्ट्रिक्टली फॉलो, ये कह रहा है ये शेक्सपियर का सिर्फ एक ही इकलौता ही प्ले है जहाँ पे शेक्सपियर ने अरिस्टोटल के ये 3 यूनिटीज़ को फॉलो किया है। तो कौन सा सही है? देखिए पहला तो सही है, बिल्कुल सही है। बूथ एक सेकेंड, यहाँ पे जो सही है आपका ना वो आपका सी हो जाएगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, क्योंकि टेम्पेस्ट में शेक्सपियर ने क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो किया है, ये एकदम करेक्ट है। लेकिन टेम्पेस्ट ही इकलौता प्ले है जहाँ पर उन्होंने क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो किया, ये गलत है। ओनली प्ले ये नहीं है, टेम्पेस्ट है और एक प्ले और है, एक कॉमेडी है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसमें भी इन्होंने क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो किया है, तो इसलिए ओनली प्ले तो नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है। जॉन मिल्टन्स कंपेनियन पोएम्स एल एलिग्रो एंड इल पिंसेरेसो कंट्रास्ट टू डिफरेंट माइंड सेट। एल एलिग्रो इन्वोक द गॉडेज ऑफ, मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से जॉन मिल्टन साहब का। अब हम देख जानते हैं उसमें क्या जाएंगे। अब मुझे लगता है सारी इंपॉर्टेंट पोएम मैंने करा दी है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी देखते हैं जो छूटा रहेगा उसको भी करा देंगे, फिर हम उस पर चले जाएँ। गोल्सवर्दी का भी 2-4 हो जाए वर्क तो ज़्यादा सही है ना एग्ज़ाम से पहले। बाकी आपकी ये रिवीजन सीरीज़ तो चलेगी। तो जॉन मिल्टन की जो 2 कंपेनियन पोएम है, एक एल एलिग्रो और दूसरी है एल पिंसेरेसो। एल एलिग्रो का मतलब हैप्पी मैन, है ना, जॉयफुल मैन, खुशमिजाज इंसान। और मिल्टन ने क्या किया है पोएम में? मिल्टन ने मर्थ यानी कि आनंद या जो खुशी की देवी है इफ्रोसिन को पुकारा है। किसमें? एल एलिग्रो में। एल एलिग्रो में ये मर्थ को बुलाते हैं गॉडेस, है ना, मतलब मर्थ, गॉडेस ऑफ मर्थ यानी कि आनंद की देवी, खुशी की देवी, जिसे इफ्रोसिन भी कहा गया है, इसको बुलाते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर हम इल पिंसेरेसो में देखेंगे तो ये इसका मतलब होता है थॉटफुल मैन, है ना, मेलनकली मैन। और इस पोएम में इन्होंने मेलनकली को इन्वोक किया है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि एल एलिग्रो इल पिंसेरेसो की 2 अलग अलग मानसिकताओं की तुलना करती है। तो एल एलिग्रो में किस देवी को इन्वोक किया है? मर्थ को किया है, और मैं इल पिंसेरेसो में मेलनकली को किया है। चलिए, इन पैराडाइज लॉस्ट हुई सैटर्न सेकंड इन कमांड, इजी क्वेश्चन है, इसको हम हटा देते हैं। लाइन है बेटर टू रेन इन हिल देन सर्व इन हेवन, स्पोकन बाय। तो भाई ये लाइन कौन बोलता है? ये लाइन आपके सैटर्न साहब बोलते हैं। कहाँ पे? पैराडाइज लॉस्ट में। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। मिल्टन सर्व्ड एज द लैटिन सेक्रेटरी अंडर हुज गवर्नमेंट। तो मिल्टन किस सरकार के अधीन लैटिन सेक्रेटरी के रूप में काम किए थे? किस सरकार? उस समय किसकी सरकार थी जब मिल्टन एक लैटिन सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे? देखिए, इंग्लैंड में सिविल वार के बाद, जब इंग्लैंड में सिविल वार आया ना, सिविल वार मतलब जो गृह युद्ध होता है, आपस में ही लड़ाई होती है। तो इंग्लैंड में जब सिविल वार के बाद जब चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी गई ना, तो ओलिवर क्रॉमवेल ने क्या किया? देश पर शासन किया था उस समय जब इंग्लैंड में किसी का शासन नहीं था। चार्ल्स फर्स्ट के बाद 1660 तक उस समय किसी का शासन नहीं था। तो उस समय ओलिवर क्रॉमवेल ने क्या किया था? देश पर शासन किया था। और उसी दौरान जॉन मिल्टन ने उनके मंत्रिमंडल में विदेशी जो भाषा है, लाइक स्पेशली लैटिन के सचिव के रूप में काम किया था, क्योंकि मिल्टन कई भाषाओं के विद्वान थे और लैटिन उस समय की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भाषा थी, जैसे आज इंग्लिश हो चुकी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा
ओलिवर क्रॉमवेल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। 1649 से लेकर 1660 के बीच में किसी का शासन नहीं था, उस समय ओलिवर क्रॉमवेल का शासन चल रहा था। उसके बाद 1660 में आपके चार्ल्स सेकंड आए, है ना, तब मिल्टन का तो बहुत बुरी हालत हो गई थी मिल्टन साहब की। कॉमर्स बाय जॉन मिल्टन इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ विच लिटरेरी फॉर्म। तो कॉमर्स जॉन मिल्टन का है, ये किस लिटरेरी फॉर्म, मतलब इसका जॉनरा क्या है, तो ये एक मास्क है कॉमर्स। अच्छा, कॉमर्स ये मिल्टन ने टाइटल नहीं दिया था, ये मैंने बताया आपको। मिल्टन ने जो इसका टाइटल दिया, ओरिजिनल जो टाइटल था वो क्या था, आप लोग मुझे बताएंगे, मैंने अभी पढ़ाया है जल्दी ही कॉमर्स, उसमें बताया। मिल्टन ने कॉमर्स नहीं दिया है, मिल्टन ने वही टाइटल दिया था जो मैंने आपको बताया है। तो ये मास्क का मतलब क्या होता है, देखिए 16वीं और 17वीं जो शताब्दी थी, यानी कि 16 एंड 17 जो सेंचुरी थी, उसमें क्या था कि अमीर परिवार जो होते हैं, जो राजघरानों में ना मनोरंजन के लिए प्ले खेले जाते थे, जिनमें बहुत सारे गीत होते थे, संगीत होते थे, शानदार पोशाकें पहनी जाती थी, डांस के होते थे। तो मिल्टन का ये जो मास्क है ना, ये मेनली अगर देखा जाए तो पवित्रता यानी कि चैस्टिटी और संयम की जीत की कहानी बताता है। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन विच सोनेट डज मिल्टन राइट द लाइन मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट। तो मिल्टन ने किस सोनेट में मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट लिखी। मुझे लगा मैंने अपनी मरी हुई पत्नी को देखा, अपनी दिवंगत पत्नी को देखा, इसका मतलब ये हुआ। तो ये थी कौन सी पोएम थी, ये बताना है हमें। तो ये थी सोनेट 23 सॉरी। मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट, ये मिल्टन ने लिखा था अपनी सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक के, है ना, किसके लिए, कैथरीन वुडकॉक के लिए इन्होंने लिखा था, जो उनकी सेकंड वाइफ थी, उन्हीं की याद में ये लिखा था, जिसे सोनेट 23 भी कहा जाता है। इनकी डेथ हो गई थी कैथरीन वुडकॉक की, और इनके डेथ के बाद मिल्टन ने लिखा। इस पोएम में इन्होंने क्या बताया मिल्टन ने, इस पोएम में पोएट एक सपने के बारे में बताते हैं, मतलब मिल्टन एक सपने के बारे में बात करते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी डेड पत्नी को एक संत के रूप में, है ना, संत के रूप में उसके पास, मतलब उनके पास वापस आती हैं। लेकिन जैसे ही वह उसे गले लगाने की कोशिश करते हैं, उनकी नींद खुल जाती है और उनका जो अंधापन है और दुख वापस आ जाता है। कुछ इस तरह इन्होंने इस पोएम में बताया है। तो ये ध्यान रखना, इसी पोएम को सोनेट 23 कहा जाता है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस को सोनेट 19 कहा जाता है, कहीं कहीं सोनेट 16 भी कहा जाता है, बट वो आपने नहीं ध्यान रखना है, आपने ये सोनेट 19 ध्यान रखना है। ओके। ऑन द लेट मैसेकर इन पाइडमोंट, इसको कौन सा सोनेट कहा जाता है, यहीं पे चारों बता दे रही हूँ मैं, यहाँ पे सारा सोनेट बता दे रही हूँ। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस को सोनेट 19 कहा जाता है। ऑन द लेट मैसेकर इन पिडमोंट, ये सोनेट 18 इसको कहा जाता है, जो 1655 में आई थी। टू मिस्टर साइरेक स्किनर अपॉन हिज ब्लाइंडनेस, इसे सोनेट 22 कहा जाता है। तो हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पूछा आपको। तो सोनेट 22 ये भी आपने ध्यान रखना है। ओके। और इनकी ये टाइटल भी याद रखनी है, टाइटल से इनका सोनेट भी याद रखना कि कौन सा नंबर है सोनेट का, ये भी ध्यान रखना है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस को सोनेट 19, एक बार और रिपीट करते रहिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस को सोनेट 19 भी कहा जाता है। या उल्टा पूछा जा सकता है कि सोनेट 19 का टाइटल क्या है। ऑन द लेट मैसेकर इन पिडमोंट, इसको सोनेट 18 कहा जाता है, ठीक है। टू मिस्टर साइरेक, इसको सोनेट 22 कहा जाता है। और अगर ये पूछा जाएगा मी थॉट आई सॉ माय लेट स्पाउस, इसको सोनेट 23 कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन, हु रोट द पोएम माइकल विच बियर्स द सब टाइटल अ पेस्टोरल पोएम। तो माइकल किसने लिखा है, जिसका सब टाइटल एक पेस्टोरल पोएम है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है माइकल, है ना। माइकल में एक बूढ़े आदमी, माइकल की बीवी का नाम क्या रहता है, ईशा, है ना, और उसका एक बेटा रहता है बिगड़ैल ल्यूक, उसकी कहानी है ना माइकल। अब माइकल एक ध्यान रखना, माइकल से ये क्वेश्चन आ जा सकते हैं कि ये पेस्टोरल पोएम है, ये ध्यान रखना। बाकी ये माइकल पब्लिश कब हुई थी, तो 1800 में, जब विलियम वर्ड्सवर्थ का सेकंड प्रीफेस आया था लिरिकल बैलेट्स का, उस समय ये ऐड हुई थी उसमें। द पोएम ओड टू ड्यूटी बाय वर्ड्सवर्थ इज मॉडल्ड ऑन द वर्क्स ऑफ विच क्लासिकल पोएट। तो ये जो पोएम है ना, ओड टू ड्यूटी, ये वर्ड्सवर्थ की ही है, लेकिन ये किस क्लासिकल पोएट की वर्क पर आधारित है, यानी कि यूँ पूछो किस क्लासिकल पोएट के वर्क्स पर मॉडल्ड है। ओड टू ड्यूटी ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है, और ये किस क्लासिकल पोएट के वर्क्स पर मॉडल्ड है, तो ये ध्यान रखना। होमर है, वर्जिल है, होरेश है, ओविड है, यहाँ पे हमें बतानी है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ की जो ओड टू ड्यूटी है ना, इसमें ना आप देखोगे जो एंशियन रोम के महान पोएट थे ना, रोमन जो महान पोएट थे, उनका नाम था होरेश। होरेस की स्टाइल यानी कि होरेशन ओड से प्रेरित है ये ओड टू ड्यूटी, यानी कि ये पूछा जाएगा कौन सा ओड है, तो होरेशन ओड में लिखी गई है, ठीक है, होरेशन ओड में लिखी गई है।
ये ध्यान रखना है। और इस पोएम में वर्ड्सवर्थ अपने जीवन में जो भी डिसिप्लिन है, अपनी जो मोरालिटी है यानी कि ड्यूटी है, उसके महत्व को स्वीकार करते हैं कि जीवन में डिसिप्लिन होना कितना ज़रूरी है, हमारी जो ड्यूटी है वो कितना, हमको उस ड्यूटी को फॉलो करना कितना ज़रूरी। मैंने पढ़ाया इसको, तो ये होरेस के वर्क पे मॉडल्ड है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, टू विच हिस्टोरिकल इवेंट डज वर्ड्सवर्थ रेफर इन दिस लाइन्स फ्रॉम द प्रील्यूड। तो ये लाइनें आपको तो पता ही होंगी कि किसकी लाइनें हैं ये। देखिए, अगर बात करेंगे ब्लिस वॉज इट इन दैट, देखिए ये जो लाइनें हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि उस सुबह, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, उस सुबह में जिंदा रहना ही एक वरदान था, बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, और युवा होना तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा था, ऐसा वर्ड्सवर्थ ने कहा है। तो वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो पोयम है प्रील्यूड में ये लाइनें कही हैं, ध्यान रखना। प्रील्यूड की ये लाइनें हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन प्रील्यूड में ये लाइनें जो उन्होंने कही है, ये किस हिस्टोरिकल घटने के लिए लिखी है उन्होंने, कौन सा वो हिस्टोरिकल घटना हुआ था जिसके बारे में ये बता रहे हैं प्रील्यूड में इन लाइनों के थ्रू। तो वो हिस्टोरिकल घटना था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बता रहे थे, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बता रहे थे ये, कि उस सुबह में जिंदा, यानी कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस समय में जिंदा रहने एक वरदान की तरह था, और युवा होना तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा था। तो ये लाइनें आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के शुरुआती दिनों के उत्साह को दिखाती है, जो इन्होंने प्रील्यूड में बताया था। प्रील्यूड में जब वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताते हैं उस समय ये लाइनें आती हैं, ठीक है। यानी कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, जब क्रांति शुरू हुई थी, तो वर्ड्सवर्थ और उनके कई जैसे युवाओं को लगा था कि अब दुनिया में सारा अन्याय, अत्याचार खत्म हो जाएगा और इंसानों के लिए एक नया बेहतरीन युग शुरू होने वाला है। समझ में आया, ये ध्यान रखना। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, प्रील्यूड नहीं आएगा तो किसके बारे में ये लाइनें कही जा रही है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। बाकी ये लाइनें आपको प्रील्यूड में ही है। प्रील्यूड में कब, जब वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। रिवोल्यूशन है ना, किसी ने करेक्ट किया था। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच पोएम बाय वर्ड्सवर्थ बिगिंस विद द लाइन अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू सो मोर फेयर। ये लाइनें आपको कहाँ मिलेंगी? ये वर्ड्सवर्थ की शुरुआती लाइन है ना, विद द लाइन बिगिंस, इसी लाइन से शुरू करते हैं वर्ड्सवर्थ। तो ये लाइनें आपको कहाँ मिलेंगी बताना है। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू सो मोर फेयर। देखिए ये जो सोनेट, ये भी सोनेट ही है, वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट है। देखिए सभी वर्ड्सवर्थ का वर्क है, सॉलिटरी रीपर भी, ये भी वर्ड्सवर्थ का, ये भी, ये सारे वर्ड्सवर्थ की ही पोएम है, बस हमें बताना है। तो ये वर्ड्सवर्थ की जो सोनेट है ना, सोनेट की शुरुआती लाइन है। मतलब इसमें वो कहते हैं कि एक सुबह जब वो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज यानी कि लंदन से गुजर रहे थे, तो धुएं और शोर से मुक्त लंदन शहर एकदम शांत दिख रहा था, साफ, और सुंदरता को देखकर उनके मुंह से ये तारीफ निकली थी। तो ये कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802 की लाइन है। इसी लाइन से ये शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट वन पे आ जाएंगे हम। नेक्स्ट वन है डैफोडिल्स इज़ अ पॉपुलर नेम फॉर विच पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो डैफोडिल्स ये एक पॉपुलर नेम है, ये पोएम, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से है? तो वर्ड्सवर्थ की सबसे फेमस पोइट्रीज में से एक है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो डैफोडिल्स की ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसे लोग प्यार से डैफोडिल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। हालांकि ये भी टाइटल है, हालांकि ये भले ही पोएम की फर्स्ट लाइन है लेकिन टाइटल भी यही है, और इसे प्यार से डैफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने क्या बताया है? इस पोएम में वर्ड्सवर्थ पोएट के झील के किनारे बहुत ही सुनहरे डैफोडिल, फूलों की सुंदरता, हवा में उनके झूमने, जो डांस वाले, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, ये मैंने पढ़ाया है कि नहीं डैफोडिल्स? अब मुझे याद ही नहीं आ रहा है वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स पढ़ाया है कि नहीं। आई थिंक ये छूट गई है मुझसे, आप लोग बताना, मैंने पढ़ाया ही नहीं, आप लोग को याद होगा। मुझे लग रहा है ये छूटी है मुझसे, इसको कवर करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे लग रहा है ये छूटी है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा आप लोग, उसके बाद अगर छूटी है तो पक्का पढ़ाना जरूरी है इसको। हालांकि मैंने इसकी पोएम पढ़ाई है, मतलब बहुत पहले पढ़ाया था, अभी भी होगा यूट्यूब पे। मैं कोई वीडियो डिलीट नहीं करती, सारी वीडियो पढ़ी हूँ यूट्यूब पे, अभी भी होगा, मैंने पढ़ाया इसको। लेकिन अभी जो मैं, ये जो कोर्स हमारा चल रहा है टीजीटी का आपके यूट्यूब पे, उसमें मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसको मैं पढ़ा दूँगी। इसके सारे फैक्ट करवाना ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इन वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर इज द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन विच लैंग्वेज। तो वर्ड्सवर्थ में सॉलिटरी रीपर जो वर्ड्सवर्थ की पोएम है, उसमें एक लड़की है, वो एक गाना गाती है। किस भाषा में गाना गाती है? खेतों में अकेली फसल काटने वाली लड़की रहती है, और ये लड़की ना स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाके की एक लोकल भाषा में गीत गा रही है। स्कॉटलैंड का पहाड़ी इलाके में एक लोकल लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं एड्स।
एड्स या स्कॉटिश गैलिक, ये भी ध्यान रखना, ऐसे भी बोला जा सकता है एड्स या स्कॉटिश गैलिक, गैलिक भी बोला, ये भी आता है एग्जाम में। इस लैंग्वेज में वो गाना गा रही है। अब पोएट को ये लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए वो गीत के जो बोल हैं, जो वर्ड्स हैं, वो नहीं समझ पाते, लेकिन उस गीत की जो दर्द भरी जो मीठी धुन है वो सीधे उनके दिल को छू जाती है। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। जॉन गोल्सवर्दी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज द फर्स्ट नॉवल इन विच लिटरेरी सीरीज। तो जॉन गोल्सवर्दी का द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ये पहला नावल है, लेकिन किस सीरीज का है? तो फर्स्ट नॉवल, पहला नावल है किस सीरीज का? वैसे अगर देखा जाए फर्स्ट प्ले इनका द सिल्वर बॉक्स है, 1906 में आया था, और ये कह रहा है कि किस सीरीज का यह फर्स्ट नावल है, ये पूछा जा रहा है। ये भी 1906 में ही आया था, इनका नावल सीरीज था, और ये फोर साइड सागा का फर्स्ट नावल है। बाकी एप्पल ट्री ये भी इन्हीं का वर्क है। मॉडर्न कॉमेडी ये सेकेंड सीरीज है। एंड ऑफ द चैप्टर ये थर्ड सीरीज है। ठीक है, ध्यान रखना है। फोर साइड सागा का ये पहला हिस्सा है। यहीं से फोर साइड नाम के जो अमीर और जो संपत्ति के लालच यानी कि प्रॉपर्टी के लालची परिवार की कहानी यहीं से शुरू होती है, मैन ऑफ प्रॉपर्टी से ही। तो फोर साइड सागा का ये फर्स्ट नॉवल है। उसके बाद एक इंटरल्यूड आता है इंडियन समर ऑफ फोर साइड। उसके बाद आपका क्या आता है, इंचांसरी। उसके बाद फिर एक और इंटरल्यूड आता है अवेकनिंग, नहीं उसके बाद टू लेट आता है, सॉरी, फिर लास्ट में आपका टू लेट आता है शायद। नॉवल मतलब 3 नॉवल है, 2 इंटरल्यूड है। इंटरल्यूड इंडियन समर ऑफ फोर्थ साइड और अवेकनिंग है। गोल्सवर्दी वॉज ऑफर्ड अ नाइटहुड इन 1917 विच ही रिफ्यूज। वाई डिड ही रिफ्यूज इट? तो गोल्सवर्दी को अगर हम देखें तो 1917 में गोल्सवर्दी को नाइटहुड की टाइटल दी गई थी, जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? अच्छा, नाइटहुड में इनको ऑफर किया गया था। 1918 में आता है कि ये टाइटल को क्या किए थे, रिफ्यूज़ कर दिए थे। ठीक है, 1918 में। तो क्यों इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, ये पूछा जा रहा है। देखिए, ब्रिटिश सरकार जो थी ना, ब्रिटिश सरकार ने गोल्सवर्दी को नाइटहुड देने की पेशकश की थी। नाइटहुड का मतलब क्या, ये कैसी टाइटल है ये भी समझ लो। ये जो नाइटहुड टाइटल है ना, अगर ये गोल्सवर्दी ने ले लिया होता, इसको एक्सेप्ट कर लिया होता, तो गोल्सवर्दी जो उनका नाम है ना, उनके नाम के आगे सर लगता। ये सर की टाइटल है। ठीक है, जैसे पीएचडी करने से क्या होता है, डॉक्टर लग जाता ना, एक टाइटल मिल जाती है डॉक्टर, नाम के आगे डॉक्टर की टाइटल लग जाती है। उसी तरह ये नाइटहुड है। अगर ये नाइटहुड ले लेते तो उनको एक सर की टाइटल लग जाती इनके नाम के आगे, है ना। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गोल्सवर्दी को देने का ये ऑफ़र किया था, लेकिन उन्होंने इसे बड़ी ही पोलाइटली ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि एक राइटर हो गया, चाहे कोई लिटरेचर, इनका कहना ये था कि चाहे राइटर हो, एक राइटर को सरकार या राजनीति से कोई टाइटल नहीं लेनी चाहिए। इनका मानना ये था गोल्सवर्दी का कि एक राइटर का असली इनाम उसका लिटरेचर ही है और उसके रीडर ही होते हैं। ऐसा बोल के इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। सो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ही बिलीव राइटर शुड नॉट एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम द स्टेट। इन्होंने कहा था कि लिटरेचर इज़ इट्स ओन रिवार्ड, और उनके रीडर भी हैं। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। द प्ले है स्किन गेम बाय गोल्सवर्दी सेंटर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। तो स्किन गेम में किन के बीच कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। देखिए, ये जो प्ले है ना, 2 अलग अलग सामाजिक जो क्लास के लोग हैं ना, उनके बीच के एक लड़ाई को दिखाता है। एक तरफ हेलक्रिस्ट फैमिली है जो पीढ़ियों से यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो रईस और जमींदार रहे हैं। दूसरी तरफ हॉर्नब्लोअर फैमिली है जो कारखाने लगाकर नया अमीर अभी बन रहे हैं। ये पुराने रुतबे और नए पैसे के बीच की लड़ाई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। विच स्किन गेम की बात अगर हम करेंगे तो ये कब आया था, 1920 में। चलिए, विच ऑफ गोल्सवर्दी प्ले डायरेक्टली अटैक द हिपोक्रेसी ऑफ द येलो प्रेस एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो गोल्सवर्दी का वो कौन सा प्ले है जिसमें येलो प्रेस का जो पाखंड है, जनता की जो अंधी राय है, उसके विनाशकारी स्वभाव को सीधा अटैक करती है। यानी कि सनसनीखेज जो जर्नलिस्ट तुरंत सनसनीखेज दे देते हैं ना न्यूज़ बना के, इस पर एक अटैक है गोल्सवर्दी का। तो वो कौन सा प्ले है जिसमें येलो प्रेस को उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया है? तो वो प्ले आप ध्यान रखना, उस प्ले का नाम है मॉब। आई थिंक ये 1915 में आया था मॉब, आई थिंक 1915 या 14 में आया था मॉब। मतलब इसमें दिखाया गया कैसे अखबार झूठी और भड़काऊ खबरें छापकर जनता को गुमराह करते हैं। प्ले में एक ईमानदार, एक आदर्शवादी राजनेता है, सिर्फ इसलिए वो हिंसक भीड़ का शिकार बन जाता है क्योंकि वो वॉर का विरोध करता है और शांति चाहता है।
बाकी एस्केप, एल्डेस्ट सन, विंडो सब उन्हीं का वर्क है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, जॉन गोल्सवर्दीज प्ले और ऑफन डिवॉइड ऑफ क्लियर कट विलन। दूसरा कह रहा है कि गोल्सवर्दी बिलीव दैट सोशल ट्रेजेडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय इम्पर्सनल इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन मिसअंडरस्टैंडिंग, नॉट डेलिब्रेट मैलिस। पहला क्या कह रहा है कि गोल्सवर्दी के जो प्लेज में ना आमतौर पर कोई पक्का विलन नहीं होता है ना, जो जानबूझकर बुराई करे, पहला ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि पहला जो मतलब दूसरा कह रहा है, पहले स्टेटमेंट को सही वजह बता रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि गोल्सवर्दी का मानना ये था कि समाज में होने वाली जो भी ट्रेजिक घटनाएं हैं इंसानों की बुराई से नहीं बल्कि कठोर जो कानून है, जो इंस्टीट्यूशन है यानी कि व्यवस्था है और आपसी गलतफहमियों की वजह से होती है। जो समाज में जो भी ट्रेजिक घटनाएं होती हैं वह इंसानों की बुराई से नहीं होती है, वो कठोर कानून से होती है, इंस्टीट्यूशन से होती है, आपसी गलतफहमियों की वजह से होती है। तो कौन सा सही है? तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों ही सही है। और स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट को, बिल्कुल करेक्ट है। आयरीन इज अ सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर इन विच ऑफ जॉन गोल्सवर्दी वर्क। तो आयरीन ये जॉन गोल्सवर्दी के किस वर्क की सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है? जस्टिस की तो हो नहीं सकती, ये भी नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट प्ले इनका यही है 1906। ये फर्स्ट प्ले जब आया ये इतना फेमस हुआ कि इनको प्ले राइट के रूप में लोग जानने लगे। जस्टिस इनका आयरोनिकल प्ले है, ये 1910 में आया था। बाकी स्ट्राइप भी इनका ये भी प्ले है, ये आया था स्ट्राइप 1909 में आई थिंक, है ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो एरिन नाम की कैरेक्टर है वो फोर्साइट सागा की फीमेल कैरेक्टर है आयरीन, और सोम्स फोर्साइट है ना, सोम्स फोर्साइट की ये पत्नी भी है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय गोल्सवर्दी डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ जेंटलमैन कन्विक्ट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गोल्सवर्दी की किस प्ले में जेल से भागने की कोशिश कर रहे एक जेंटलमैन अपराधी की समस्या को दिखाया गया है। तो जस्टिस में तो है नहीं, मतलब जहाँ पे एक अपराधी भाग रहा हो, प्रिजन में भी नहीं है, फ्यूजिटिव में भी नहीं है, एस्केप में है जहाँ पे एक अपराधी बच रहा हो। प्ले की कहानी में हम देखेंगे इसमें जो कैरेक्टर है मैट डिनेंट है। मैट डिनेंट करके एक कैरेक्टर है, ये बहुत ही भले और शरीफ इंसान है जो अपनी गलती को बिना हत्या के आरोप में जेल चला जाता है और ये वहाँ से भाग निकलता है। और प्ले में दिखाया गया कि भागते समय इसे कैसे कैसे लोग मिलते हैं और वो उसकी मदद नहीं करते हैं, मदद करते हैं या नहीं, यही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। भले ही ये जुर्म नहीं किया, अगर ये चला गया जेल में तो इस पर एक कैदी का वो लग गया थप्पा जो बोलते हैं, टाइटल वो मिल गई और लोग कैसे कैसे नज़रों से देखते हैं, इसमें ये दिखाया गया। तो मैट डिनेंट करके ये कैरेक्टर है, ध्यान रखना है इसमें। इन फोर्साइट सागा सोम्स फोर्साइट प्रोफेशन इज, फोर्साइट सागा में जो सोम्स फोर्साइट है ना, उसका प्रोफेशन क्या है? तो देखिए फोर्साइट सागा में जो मेन कैरेक्टर है वो सोम्स फोर्साइट है और वो उसका प्रोफेशन एक सॉलिसिटर है, एक वकील है, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्टी और लॉ के मामलों का जानकार है। द टर्म है, यहाँ पे हमें बताना है, द टर्म है स्कैटोलॉजी इन लिटरेचर एंड थियोलॉजी रेफर्स टू। ये जो टर्म है ना स्कैटोलॉजी, लिटरेचर और थियोलॉजी में, ठीक है, मतलब साहित्य और धर्मशास्त्र में जो एस्केटोलॉजी है, इस टर्म का क्या मतलब है ये आपको लिटरेचर भी मिलेगा और थियोलॉजी में भी मिल सकता है। तो एस्केटोलॉजी का मतलब होता है दुनिया का अंत, एंड ऑफ द वर्ल्ड, या आप बोलो डेथ, या आप बोलो जजमेंट डे, और इंसानियत का जो अंतिम भाग है की गहराई से अध्ययन करना या उसके बारे में लिखना। द स्टडी ऑफ एंड ऑफ द वर्ल्ड या फाइनल डेस्टिनी ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट जो है अ बिल्डुंग्सरोमान इज़ अ नॉवल दैट फोकसेस ऑन। तो बिल्डुंग्सरोमान जो है एक ऐसा नॉवल है जो किस चीज़ पर सेंटर्ड है? तो देखिए बिल्डुंग्सरोमान जो करके एक जर्मन शब्द है ना, लिटरेचर में इसका मतलब होता है एक ऐसा नॉवल जिसमें जो मेन कैरेक्टर है यानी कि जो मेन हीरो है उसके बचपन से लेके बड़े होने तक के सफ़र को दिखाया जाता है, यानी कि चाइल्डहुड से लेके मेच्योरिटी, जब तक वो बड़ा ना हो जाए, चाइल्डहुड से लेके मेच्योरिटी तक दिखाया जाती है, पूरा सफ़र दिखाया जाता है, उसे बिल्डुंग्सरोमान कहते हैं, ठीक है। इसमें स्पेशली अगर देखेंगे तो इसमें ना उस कैरेक्टर का जो साइकोलॉजी है, जो उसका मॉरल है, उसके डेवलपमेंट पे जोर दिया जाता है। तो ये हो गया। इसी से मिलता जुलता एक इसका भाई भी है कुंस्टल रोमान, उसमें ना यंग से लेके अडल्ट तक की स्टोरी दिखाया, मतलब यंग से लेके अडल्ट तक का विकास दिखाया जाता है, वो कुंस्टल रोमान हो गया।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मॉरल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ अ मेन कैरेक्टर। इसमें देखिए हम ग्रोथ जरूर दिखेगा, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सारी टाइटल जरूर मतलब कीवर्ड दिखेंगे आपको। हु इज़ द ऑथर ऑफ द डिफेंस ऑफ पोजी ऑल्सो नोन एंड अपोलोजाई फॉर पोएट्री, बताना है यहाँ पे हमें, ठीक है। डिफेंस ऑफ पोजी का ऑथर कौन है, जिसे एन अपोलोजाई फॉर पोएट्री भी कहा जाता है। तो डिफेंस ऑफ पोजी को एन अपोलोजाई फॉर पोएट्री भी कहा गया है। इसके ऑथर कौन है, सिडनी है, जॉनसन है, ड्राइडन है, अलेक्जेंडर पोप है। देखिए इसके जो राइटर है ना, ऑथर हैं, वो ग्रेट जो एक क्रिटिक थे, है ना, सर फिलिप सिडनी है, ऐसे क्रिटिक हैं ये। इन्होंने 16वीं सेंचुरी में, ठीक है, 16वीं सेंचुरी में इसे लिखा था डिफेंस ऑफ पोजी को, जब कुछ लोगों ने पोइट्री को झूठा का पुलिंदा कहा। जानते हो कुछ लोगों ने पोइट्री को क्या कहा, झूठ का पुलिंदा। तो सिडनी ने इसी के डिफेंस में ये एस्से लिखा और ये प्रूफ किया कि पोइट्री इंसान को ना अच्छी बातें, नैतिकता सिखाने का सबसे बेहतरीन एक मीडियम है। मतलब पोइट्री को इन्होंने डिफेंड किया था इसी में। द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वॉज फॉर्मुलेटेड बाई, तो व्हीलिंग सस्पेंशन ये तो आया था कितनी बार, एस.टी. कॉलरिज ने दिया है। इसका आसान मतलब यही है कि जब हम कोई प्ले देखते हैं या कोई जादुई या कोई काल्पनिक कहानी पढ़ते हैं तो हम कुछ देर के लिए अपने जो शक है यानी कि अपने डिसबिलीफ को अपनी मर्जी से किनारे रख देते हैं ताकि हम उस कहानी का पूरा आनंद ले सकें। इन शेक्सपियर 12th नाइट इस किंगडम इज कॉल्ड, तो शेक्सपियर के 12th नाइट में जो साम्राज्य है, जो किंगडम का क्या नाम है, तो इलेरिया। इलेरिया याद रखना, जहाँ राजा ड्यूक ऑर्शिनो होता है, मतलब इलेरिया। इलेरिया नाम की एक काल्पनिक जादुई स्टेट में ये घटना घटती है जहाँ ड्यूक यानी कि जो राजा रहता है वो ऑर्शिनो रहता है। विच पोएट रोड द फेमस लाइन वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। ये ऐसे तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन हाँ इसके फिगर ऑफ स्पीच में ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये हालांकि ये जुड़ा किससे है, ये एस.टी. कॉलरिज से जुड़ा हुआ है। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से ये लाइनें ली गई हैं, है ना। इस पोयम में ना एक समुद्री जहाज है, श्राप के कारण वो समुद्र के खारे पानी के बीच फंस जाता है, जहाँ चारों तरफ पानी होने के बावजूद जो मैरिनर होते हैं वो प्यास से मर रहे होते हैं। तब वहाँ पे लाइनें आती हैं कि सब जगह पानी है लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। आयरनी है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। अच्छा कौन सी आयरनी है बताइएगा। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस इन मीडियाज रेस, एक लैटिन टर्म मीनिंग। तो मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो एक मीडियाज रेस से स्टार्ट होती है। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, इन मीडियाज रेस मतलब कहानी के बिल्कुल बीच से शुरुआत करना। तो पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत ना एकदम शुरुआत से नहीं होती है कि चलो हेवन में जो युद्ध दिखाया गया हो ना, बल्कि सीधे उस सीन से होती है जहाँ शैतान और उसके जो साथी हैं वो पहले से ही नर्क की आग में पड़े हुए हैं, यानी कि युद्ध हो चुका है। तो बीच से कहानी स्टार्ट होती है, फ्रॉम द बिगिनिंग इन द मिडिल ऑफ द थिंग्स। वर्ड्सवर्थ की लूसी पोयम एक कलेक्शन है फॉर हाउ मेनी पोयम्स। वर्ड्सवर्थ की जो लूसी पोयम्स है ये कितनी पोयम्स का कलेक्शन है, तो 5 पोयम्स का ये कलेक्शन है। आई थिंक ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है ना। इसमें ना 5 छोटी छोटी पोइट्रीज का एक कलेक्शन है, जिसमें इस पोयम में ना नेचर की गोद में रहने वाली लूसी नाम की एक मिस्टीरियस लड़की है, उसकी कम उम्र में ही डेथ हो जाती है। इन गोल्सवर्दी सिल्वर बॉक्स व्हाट आइटम डज जिम जोन्स स्टील। तो गोल्सवर्दी के सिल्वर बॉक्स में कौन सा वो आइटम है जिसको जिम जोन्स चुरा लेता है। देखिए सिल्वर बॉक्स की बात करेंगे 1906 में ये फर्स्ट प्ले है गोल्सवर्दी साहब का। और जिम जॉन्स नाम का एक गरीब बेरोजगार आदमी होता है जो क्या करता है, जॉन बार्थविक के घर से एक सिगरेट बॉक्स चुरा लेता है, सिल्वर सिगरेट बॉक्स चुरा लेता है। और इसी चोरी की वजह से प्ले में आगे अमीर और गरीब के न्याय के दोहरे मतलब 2 अलग अलग कानून को दिखाया गया है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे मैच करना है एरियोपेजिटिका, प्रिल्यूड, फोरसाइट सागा, मैकबेथ। तो ये तो इजी है, राइटर पूछा है ना। एरियोपेजिटिका मिल्टन का है, प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ का है, फोरसाइट सागा गोल्सवर्दी का है, यहाँ पे मैकबेथ का है। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यहीं पे इसमें आई थिंक 40 क्वेश्चन था और मैंने ऐड कर दूँगी, टोटल 60 क्वेश्चन कराना था। कोई नहीं, अब ये PDF आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट में हम देख लेंगे बाकी के जो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फिर क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ओके। बाकी इसमें भी 20 क्वेश्चन और होना चाहिए था, बट इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, वो दूसरे फाइल में चली गई है लग रहा है। अभी मैंने इसमें 100 क्वेश्चन और ऐड किया था, बट वो दूसरे फाइल में है, तो अभी पॉसिबल नहीं है। चलो फिर मैं
नेक्स्ट में उसको करा दूँगी। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका PDF दे दूँगी। अब इसका ये कंप्लीट हो गया ना, इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। जैसे प्यार आपने इसकी फर्स्ट वीडियो को दिया ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यार सेकंड वीडियो को मिलना चाहिए, क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट से ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट हुई है। अदरवाइज़ मैं करती नहीं, मैं सिर्फ आपको थ्योरी कराती बस। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।